हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का अगला पार्ट। ठीक है, पार्ट 5। ठीक है, 4 पार्ट ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड तक जो है हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो पहले मैं बोलूंगा कि उन चारों को पहले क्लियरली समझ लो, एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स जो है ना 1 2 3 4 ये चारों चैप्टर इंटरलिंक्ड है। तो अगर पिछला टॉपिक अगर क्लियर है तभी आगे का टॉपिक क्या होगा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ये तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, जनरल पॉइंट पर, इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अटैच्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब अगर क्या है, दो इक्वल चार्जेस लेकिन कैसे होने चाहिए? अपोजिट। इक्वल का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड उनका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं और वो दोनों अपोजिट है, मतलब एक प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए? माइनस। और अगर पहला माइनस है तो दूसरा क्या होना चाहिए? प्लस। और अगर उन दोनों चार्जेस के बीच में अगर कोई डिस्टेंस है तो इस तरीके का जो सिस्टम जो क्रिएट होता है, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि एक मान लो यहाँ पर चार्ज है प्लस चार्ज और यहाँ पर है मान लो माइनस चार्ज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों में क्या है? सेम है। एक कूलम चार्ज यहाँ भी, एक कूलम चार्ज यहाँ भी, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने के साथ साथ उनके चार्जेस के नेचर कैसे हैं? अलग अलग है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। और इन दोनों के बीच में अगर कुछ डिस्टेंस है, मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, तब इस तरीके का कोई सिस्टम जो बनता है उस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और कुछ भी हो जाए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी जो है कम नहीं होना चाहिए। जितना डिस्टेंस लेकर वो क्रिएट हुए हैं उतना ही डिस्टेंस हमेशा उनमें रहना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल को आप कंपेयर कर सकते हो जो डंबल्स होते हैं। जो जिम में जाते होंगे उनको पता होगा जो डंबल्स होते हैं। तो डंबल्स में एक साइड इधर लगा रहता है, बीच में पकड़ने के लिए क्या होता है? यहाँ पर रॉड टाइप से होता है, और दूसरे साइड में क्या होता है? इस तरीके का और होता है। तो इधर वाला जितना वेट का होता है उधर वाला भी इतना ही वेट का होता है, और दोनों के बीच में क्या होता है? एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। तो इसको हम लोग डंबल बोलते हैं। और अगर इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक चैप्टर में बोले तो एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, ठीक है, HCl आर द डायपोल। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब हमने देखा कि क्या नेचर में जितने भी चीजें मिलती हैं क्या सबके सब डायपोल होते हैं। ठीक है, तो हमको एक्सपेरिमेंट करने से पता चला कि सबके सब डायपोल नहीं होते हैं। हमको इस दुनिया में जो है दो तरीके के डायपोल जो है मिलते हैं। पहले टाइप के डायपोल को बोलते हैं पोलर डायपोल, दूसरे टाइप के डायपोल को बोलते हैं नॉन पोलर डायपोल। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि पोलर डायपोल किसको बोलते हैं और नॉन पोलर डायपोल जो है किसको बोला जाता है। ठीक है, तो पोलर डायपोल ऐसे डायपोल होते हैं जो कि अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी के कारण एज अ डायपोल की तरह क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। डेफिनेशन देख लो, व्हेन two center of positive and negative do not coincide and have a distance between them, these type of dipole are called the polar dipole। पहले समझते हैं उसके बाद डेफिनेशन पर आते हैं। कुछ हमको नेचर में ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे सिस्टम मिलते हैं जो कि अपनी खुद की सेल्फ प्रॉपर्टी के कारण क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा बिहेव करते हैं। तो जो नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा बिहेव करता है ऐसे डायपोल्स को बोला जाता है पोलर डायपोल। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे NaCl, HCl, ZnSO4। ठीक है, ये क्या है? ये नेचुरली अपने आप क्या करते हैं? एज अ डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। कुछ नेचर में ऐसे डायपोल्स भी हमको मिलते हैं जो कि नेचुरली तो डायपोल की तरह बिहेव नहीं करते, लेकिन जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे उस पार्टिकल को या उस सिस्टम को, तो वो डायपोल की तरह बिहेव करना चालू कर देते हैं। तो उनको बोलते हैं नॉन पोलर डायपोल। तो पोलर डायपोल जो कि नेचुरल सेल्फ प्रॉपर्टी के कारण एज अ डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। नॉन पोलर शुरुआत में जो है डायपोल की तरह बिहेव नहीं करते, लेकिन जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो वो डायपोल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये तो हो गया जनरल डेफिनेशन। अब परफेक्ट डेफिनेशन क्या होता है देखो। मान लो हमारे पास क्या है?
ये पहले रीड कर लेते हैं इसको। व्हेन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डू नॉट कोइंसाइड, मतलब जो पार्टिकल्स जो होंगे उसमें एक पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा पार्ट नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो डायपोल बनेगा। और दोनों के सेंटर जो है कोइंसाइड नहीं होने चाहिए, मतलब एक ही लोकेशन पर प्लस और माइनस नहीं होना चाहिए। प्लस और माइनस के बीच में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। उस टाइप के डायपोल को बोलते हैं पोलर डायपोल। जैसे NaCl का एग्जांपल लेते हैं। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो मान लेते हैं ये एटॉमिक नंबर है किसका है, ये एटॉमिक किसका, सोडियम का। ठीक है, सोडियम मतलब Na। ठीक है, और क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसका साइज मान लेते हैं ये है क्लोरीन। ठीक है, ये दोनों जुड़े हुए हैं तभी तो NaCl बनेगा। इस पर कौन सा नेचर है, पॉजिटिव नेचर है। Na हमेशा प्लस बनाता है और Cl हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो इस Na का सेंटर कहां पर होगा, यहां पर इसका सेंटर होगा। ठीक है, और इस Cl का सेंटर कहां पर होगा, यहां पर होगा। क्या ये दोनों और नजदीक आ सकते हैं क्या, Na और Cl? तो आंसर है नहीं आ सकते। ये मैक्सिमम कितना आ सकते हैं, ये मैक्सिमम एक दूसरे के बाउंड्री तक जो है आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि Na जो है पेनिट्रेट करके Cl के अंदर घुस जाएगा या Cl पेनिट्रेट करके Na के अंदर घुस जाएगा। मैक्सिमम ये दोनों इतने ही दूर तक क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। अब देखो, पॉजिटिव एटम का सेंटर यहाँ है, नेगेटिव वाले एटम का सेंटर यहाँ है, और इन दोनों के बीच में देखो एक फिक्स्ड डिस्टेंस है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है और दोनों के बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो ये क्या करेगा, नेचुरली जो है क्या करेगा, एज अ डायपोल की तरह जो है क्या करेगा, बिहेव करेगा। समझ में आ गया। उसी तरीके से HCl होता है, H में प्लस होता है और Cl में माइनस होता है, और दोनों एक दूसरे के सेंटर से क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो HCl भी क्या करेगा, एज अ पोलर डायपोल की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। समझ में आ गया। ZnSO4 हो गया। ZnSO4 में जिंक में 2 प्लस चार्जेस होंगे, जिंक प्लस होगा और SO4 भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो वो भी क्या करेंगे, एज अ नेचुरल डायपोल मतलब पोलर डायपोल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, एक और एक स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग H2O का। ठीक है, H2O का स्ट्रक्चर देखते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा H2O का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ O होता है और यहाँ पर H होता है, ये प्लस होता है और ऑक्सीजन माइनस होता है, और दूसरा कहाँ पर होता है, यहाँ पर H प्लस होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो H2O होता है उसमें H और H के बीच का ये जो एंगल क्रिएट करता है, ये एंगल कितना होता है। ठीक है, क्या ये 128 डिग्री होता है, क्या 180 होता है, या 108.9 होता है, कितना होता है, आप मेरे को इसका आंसर जो है बताओगे। ठीक है, कि H और H के बीच का एंगल कितना होता है। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो नेगेटिव का बिहेवियर करेगा, तो उसका सेंटर क्या होगा, यहाँ होगा। जिस तरीके से आपने मैकेनिक्स में सेंटर ऑफ मास पढ़ा है ना, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, सेंटर ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ चार्ज कहीं पर होगा, इस इसका प्लस और इसका प्लस का भी कहीं पर ना कहीं पर क्या होगा, उसका जो है पॉजिटिव सेंटर होगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मान लो मैं ऑक्सीजन के सेंटर को यहाँ लोकेट करता हूँ कि ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ है, और इन दोनों का बीचों बीच में क्या होगा, इसका सेंटर होगा। तो ये किसका है, ये पॉजिटिव का है, और ये जो सेंटर है किसका है, नेगेटिव का है। तो देखो इसके बीच में भी क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच में क्या है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस है कि नहीं। ठीक है, तो H2O भी क्या है, ये भी एक तरीके का क्या है, पोलर डायपोल है। ठीक है, डायपोल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, अभी मैंने बताया, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए। चलो मैं आपको नॉन पोलर पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। ठीक है, क्या ये पोलर होंगे कि नहीं होंगे, आपको मेरे को बताना है। पहला है, यहाँ पर चार्ज है +2q। ठीक है, और यहाँ पर है -3q। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। दूसरा केस मैंने आपको दिया, यहाँ है +2q और यहीं पर है -2q। ठीक है, तीसरा है, यहाँ पर है +q और यहाँ पर है -q। इन तीनों में से कौन सा डायपोल की तरह बिहेव करेगा, आपको मेरे को बताना है। ठीक है, वीडियो पॉज करो और सोचो कि इन तीनों में से कौन सा कंडीशन है जो कि क्या कर रहा है, डायपोल के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। डायपोल का कंडीशन मैंने बताया था, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होने चाहिए और दोनों के बीच में डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए। ठीक है, पॉज करो और सोचो। ठीक है, तो आई होप आपने आंसर ढूंढ लिया होगा कि तीनों में से जो है कौन सा जो है डायपोल है और कौन सा नहीं है। तो पहला वाला जो है ये हमारा डायपोल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, +2q चार्ज है और यहाँ क्या है, -3q चार्ज है। ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया। अगर यहाँ +2q है तो यहाँ -2q होना चाहिए, या यहाँ -3q है तो यहाँ +3q होना चाहिए।
मतलब चार्जेस के मैग्नीट्यूड जो है सेम होने चाहिए। डिस्टेंस है, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कराने हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डिस्टेंस भी होना चाहिए। तो पहला जो है अनइक्वल मैग्नीट्यूड होने के कारण ये डायपोल नहीं होगा। दूसरा देखो इक्वल मैग्नीट्यूड है, देखो यहाँ +2q है और यहाँ -2q है कि नहीं। दोनों ने पहले कंडीशन को पार कर लिया कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों के डिस्टेंस में नहीं है। देखो दोनों क्या है, एक ही जगह पर कोइंसाइड कर रहे हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस है। दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कोई सा भी नहीं है, दोनों एक ही जगह पर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये पहला कंडीशन को पास किया, लेकिन दूसरे कंडीशन तक आते आते ये फेल हो गया। तो पहला वाला जो था वो पहले कंडीशन में ही फेल हो गया था और दूसरे को पास कर गया था। ये उल्टा है, पहला पास करके दूसरा फेल हो गया। क्या तीसरा डायपोल है, देखते हैं। +q -q इक्वल मैग्नीट्यूड तो है, मतलब पहला कंडीशन पास कर गया। दूसरा कंडीशन क्या दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो बिल्कुल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस, मतलब तीसरा वाला क्या है, एक डायपोल है। आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल हमने NaCl का देखा, जिसमें ये क्या है नेचुरल डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है खुद अपनी प्रॉपर्टी के कारण, और दूसरा क्या है H2O वाटर का मॉलिक्यूल भी क्या करता है, एक पोलर डायपोल की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। इसके अलावा ZnSO4 भी होता है, H2SO4 भी होता है, अदर बहुत सारे एग्जांपल्स जो है डायपोल पोलर डायपोल के जो है होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नॉन पोलर डायपोल के बारे में। ठीक है, तब तक मैं इसको थोड़ा सा जगह खाली कर देता हूं। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए, जैसे जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी जो है मैंने क्या किया है, एक नया चैनल जो है अभी स्टार्ट किया हुआ है, कुछ ही दिन पहले, कल ही या परसों मैंने स्टार्ट किया है, ओपी पटेल हिंदी करके। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं 9 से लेके 12 तक के, उनको उस चैनल का जो है नाम बता देना, ओपी पटेल हिंदी करके। आपके जितने भी रिलेटिव्स है चाहे जहां भी हो उनको बता देना, ताकि वो भी क्या कर सके, जो अभी पढ़ाई उनकी रुकी हुई है उसको वो क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, मैं अपने पर्पस के लिए शेयर करने नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग अभी बाहर नहीं जा पा रहे, स्कूल बंद है, तो पढ़ाई का जो लॉसेस हो रहा है उसको कवर अप करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग उनको जो है शेयर कर दीजिए। चैनल का नाम है ओपी पटेल हिंदी, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, नॉन पोलर डायपोल। ठीक है, ये यहाँ पर जो है मैंने H2O का डायग्राम यहाँ बना दिया है, तो इसको मत समझ लेना ये नॉन पोलर है, ये एक्चुअल में बिलोंग करता है कहाँ से, ये पोलर का है। इस यहाँ पर स्पेस नहीं था इसीलिए मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो H2O का स्ट्रक्चर जब कॉपी में लिखोगे तो कहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर लिखो ऊपर में। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं नॉन पोलर डायपोल क्या होते हैं। इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड then only under the effect of electric field a distance is created between them, they behaves as a dipole। मतलब ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं ऐसे कंपाउंड या ऐसे पार्टिकल या ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि शुरुआत में डायपोल की तरह बिहेव नहीं करते। क्यों शुरुआत में नहीं करते, क्योंकि इनके पॉजिटिव और इनके नेगेटिव क्या होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। भले ही इनमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, लेकिन साथ ही साथ डिस्टेंस भी तो होना चाहिए ना भैया। हमने दोनों चीजें पढ़ी है कि सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाने से नहीं होगा, और न ही सिर्फ डिस्टेंस क्रिएट हो जाने से भी नहीं होगा। अगर डायपोल की तरह बिहेव करना है तो दोनों एग्जाम उसको पास करने पड़ेंगे, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट भी होना चाहिए और डिस्टेंस भी क्रिएट होना चाहिए। तो नॉन पोलर ऐसे होते हैं जो कि शुरुआत में डायपोल की तरह बिहेव नहीं करते, लेकिन जैसे उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज कर दोगे वो एज अ डायपोल की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। CO2 जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब फिर से एक क्वेश्चन है मेरा, CO2 का स्ट्रक्चर जो होता है इसका एंगल कितना होता है। ठीक है, CO2 में एंगल कितना होता है। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो और बताओ कितना होता है। ठीक है, ठीक है, आगे होगा आपको। तो इसके में एंगल होता है 180 डिग्री, जो है इसका एंगल होता है। ठीक है, CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब C यहाँ रहेगा, फिर डबल बॉन्ड या और ट्रिपल बॉन्ड, उससे हमको मतलब नहीं है, वो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, लेकिन हाँ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब मैं यहाँ पर आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन में नेगेटिव प्रॉपर्टी होगी, इसमें नेगेटिव प्रॉपर्टी होगी, इसमें क्या होगी, पॉजिटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो जिस तरीके से कार्बन का सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पर है, उसी तरीके से इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज क्या होगा, यहाँ कहीं पर होगा। तो देखो यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस तो हैं, यहाँ पर 2 नेगेटिव तो यहाँ 2 पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये डायपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसने सिर्फ पहले कंडीशन को पास किया। पहला कंडीशन क्या था कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज तो हैं, लेकिन क्या दोनों के बीच में डिस्टेंस है? नहीं है, तो ये डायपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब देखो, जिससे हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो क्या जादू होता है, देखो। अब मान लो मैं यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बताया है कि नहीं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं और एक ही डायरेक्शन में होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। जैसे ये देखो, ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में है और आपस में पैरेलल है, तो ये क्या कहलाएंगे? यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म कौन कहलाएंगे? एक इधर जाएगा, 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 जो कि आपस में पैरेलल नहीं होते और सबका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, वो क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपोज करेंगे तो क्या होता है, देखो। हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पढ़ा था तो वहां पर हमने एक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू ई, ठीक है। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कैसा लगता है और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कैसा लगता है, देखो। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो Q की जगह मैं क्या लिखूंगा? प्लस Q लिखूंगा और यहां पर मैं लिखूंगा E। मतलब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कैसा लगता है? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमेशा याद रखना, पकड़ के रखना, क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर? अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, देखो। तो फॉर्मूले में रखो F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। तब नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कैसा होगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और अगर यहाँ पर आपने नेगेटिव चार्ज को रख दिया तो ये नेगेटिव चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ गया? मतलब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कैसा लगता है? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आपके पास सबूत इसका, ठीक है। ये पहला सबूत है और ये दूसरा सबूत है। तो देखो, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कैसा लगेगा? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मूव करके कहां पहुंच जाएगा? कुछ दूर जो है ये ऐसा चले जाएगा, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रहा है तो उसके अपोजिट में लगेगा, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, पहले कंडीशन में दोनों के बीच में फोर्स डिस्टेंस कुछ नहीं था। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लाया, इसके बीच में ये डिस्टेंस d क्या हो गया? क्रिएट हो गया, हुआ कि नहीं? तो ये अब क्या करेगा? एज अ डायपोल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ गया? और ये पूरी जो दुनिया है, ये जो पूरी प्रकृति है, ये बहुत सारे डायपोल से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए हम लोग डायपोल का स्टडी कर रहे हैं। अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोग डायपोल की स्टडी क्यों कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए? ऐसा नहीं है। नेचर में बहुत सारे डायपोल होते हैं और ये पूरा का पूरा नेचर बेसिकली डायपोल से ही मिलकर बना हुआ है। अगर हम लोग फिजिक्स के टर्म्स में बोलें, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी के टर्म्स में बोलोगे तो सेल से मिलकर बना है बोलोगे, केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलोगे तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है बोलोगे, एस्ट्रोनॉमी के बेसिस पर बोलोगे तो भगवान ने मिलकर बनाया बोलोगे, ठीक है। लेकिन हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं कि पूरा का पूरा नेचर जो है वो डायपोल से जो है मिलकर बना हुआ। बहुत सारे डायपोल जो है हैं, तो उनके बिहेवियर के बारे में हमको स्टडी करना है ताकि हम लोग उसके हिसाब से मशीनें या कोई चीज क्या कर सकें? डिजाइन कर सके, उसके इफेक्ट को जो है नेग्लेक्ट कर सके। ऐसे चीजें हम लोग डिजाइन करना चाहते हैं तो हमको पहले नेचर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो वापिस आते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस और माइनस के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गया। नाउ इट विल बिहेव लाइक अ डायपोल, ठीक है। उसी तरीके से CH4 होता है। CH4 का स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा। C यहाँ होगा, H एक यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा। तो C पर क्या होगा? नेगेटिव, और H पर क्या होंगे? प्लस। सारे H के प्लस यहाँ होंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे, प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, और CH4 भी क्या करेगा? एज अ डायपोल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया ये चीज? ठीक है, क्लियर है? चलो, अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डायपोल को, या हम लोग एक और चीज समझते हैं कि क्या डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। क्वेश्चन है कि जैसे अभी हमने पिछले लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि एक स्टेशनरी चार्ज क्या करता है? अपने चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है, बनाता है कि नहीं? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो डायपोल है ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है? कुछ देर सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए, ठीक है। क्या डायपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है? ठीक है,
तो आपने क्या सोचा, ठीक है, तो जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे उनका आंसर क्या होगा कि नहीं बना सकता, ठीक है। क्यों नहीं बना सकता, तो उनके पास आंसर भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तभी बन सकता है जब नेट चार्ज जीरो ना हो, लेकिन जो डायपोल है उसमें एक प्लस है और दूसरा क्या है यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो नेट चार्ज कितना हो गया, अगर प्लस क्यू है और माइनस क्यू है तो नेट चार्ज एडिटिविटी से कितना हो गया, नेट चार्ज हो गया जीरो, और जब नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाएगा, है कि नहीं। तो आपका सोचना क्या है, गलत है, ठीक है। डायपोल का नेट चार्ज भले ही जीरो होता है, लेकिन जीरो होने के बावजूद भी ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब आप बोलोगे कि सर नेट चार्ज जीरो होते हुए भी कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, तो आंसर है भैया बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि देखो ये प्लस यहाँ है, ये माइनस यहाँ है, क्या दोनों एक ही जगह पर हैं, नहीं है। क्या दोनों का एक इफेक्ट जो है एक ही जगह पर एक ही जैसा होगा, आंसर है नहीं होगा। अगर मैं इस लोकेशन पर बात करूंगा तो ये इसके नजदीक है तो ये ज्यादा इफेक्ट करेगा, ये दूर है तो ये कम इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो नेट चार्ज जीरो होने के बावजूद भी डायपोल्स आर कैपेबल टू मेक अ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया। अगर आपको वाइवा में या कहीं पर क्वेश्चन मिलता है या क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि क्या किसी सिस्टम का नेट चार्ज जीरो होने के बावजूद भी क्या वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, तो कॉन्फिडेंटली आंसर करना यस, नेट चार्ज जीरो होने के बावजूद भी सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, लेकिन उस सिस्टम को कैसा होना पड़ेगा, उस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल होना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो यहां से इलेक्ट्रिक डायपोल का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आया, नेट चार्ज जीरो है फिर भी इट कैन मेक ए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ये चीज, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस है, यही उसका रीजन है। अब क्या होता है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों का जो एग्जैक्ट बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं O, ठीक है, सेंटर पॉइंट। और O से लेके प्लस Q तक के डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं L, और O से लेके माइनस Q तक के डिस्टेंस को भी क्या कंसिडर करते हैं L। मतलब अगर हम लोग बोलें कि दो चार्जेस के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना होता है तो L प्लस L कितना हो जाएगा 2L। और हमेशा डायपोल के में डायपोल से हम लोग किसी भी चीज का जब डिस्टेंस का मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस का मेजरमेंट हमेशा कहां से रहेगा, उसके सेंटर से रहेगा। किसी एक एंड से मेजरमेंट नहीं करेंगे कि इसमें इस एंड से मेजरमेंट कर लेंगे, इस एंड से मेजरमेंट कर लेंगे। हमेशा फिजिकल डिस्टेंस जो होगा या जो भी डिस्टेंस होगा वो हमेशा कहां से होगा, इस सेंटर O से होगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्या, ठीक है, कि NaCl क्या है। NaCl एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, कि नहीं। Na प्लस है और Cl माइनस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, हमने देखा था ये Na था और ये Cl था, और ये प्लस था ये माइनस, दोनों के बीच में डिस्टेंस था। तो क्या NaCl इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो आंसर है बनाता है। लेकिन हमारे घर में जो नमक है, नमक का फॉर्मूला है क्या, जनरल फॉर्मूला NaCl है, लेकिन हमारे घर में जो नमक है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है, हमको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं कि NaCl इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, पढ़ रहे हैं, और दूसरे साइड हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि हमारे घर में जो नमक का डिब्बा रखा हुआ है, जब नमक में हम लोग हाथ डालते हैं या कुछ करते हैं तो वहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो कौन सा चीज सही है, जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि जो प्रैक्टिकल हम लोग अपने किचन में देख रहे हैं वो सही है, ठीक है। दोनों में से कोई एक सही होगा कि दोनों सही है, तो आंसर है दोनों सही है, ठीक है। आप पढ़ भी सही रहे हो और आप एक्सपीरियंस भी सही कर रहे हो, ठीक है। तो आप बोलोगे कि क्या सर हमारे घर के नमक में हमारे घर का नमक जो टाटा नमक नहीं है क्या, इसीलिए इसमें ये नहीं बन रहा है, सरकारी नमक है क्या इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रहा है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपके घर के नमक जो होता है, आप नमक क्या करते हो, एक एक सिंगल पार्टिकल नमक का रखते हो क्या, NaCl का क्या एक सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल पार्टिकल आप निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। अगर आप अपने हथेली में जो है 5 ग्राम नमक ले रहे हो तो उस 5 ग्राम नमक में NaCl के पता नहीं कितने करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल NaCl का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल इसको क्या कर देगा, कैंसल कर देगा।
क्योंकि एक NaCl अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो दूसरा हो सकता है ऐसा बनाएगा, तीसरा ऐसा बनाएगा, चौथा ऐसा बनाएगा, पांचवा ऐसा बनाएगा, छठवां ऐसा बनाएगा। तो एक NaCl जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसको दूसरा NaCl क्या करता है, कैंसिल कर देता है, दूसरे को तीसरा कैंसिल कर देता है, तीसरे को चौथा कर देता है, और इस तरीके से ओवरऑल सब एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। दैट्स व्हाई हमको एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड नमक के कारण हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सपीरियंस नहीं होता। समझ में आया? तो NaCl इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन हमारे घर में जो नमक का डिब्बा होता है उसमें मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ NaCl के मॉलिक्यूल एक साथ होते हैं, तो सभी के सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को जो है कैंसिल कर देते हैं, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, 0। तो अगर आपके मन में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या सर एक NaCl मॉलिक्यूल अगर हम लोग किसी तरीके से अगर सेपरेट कर लेते हैं तो क्या उस समय वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? तो आंसर है यस। अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्निक आ गई है जिससे आप नमक का एक सिंगल मॉलिक्यूल अगर अचीव कर सकते हो तो वो डेफिनेटली वो सिंगल मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। लेकिन एक सिंगल NaCl का मॉलिक्यूल सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जिस तरीके से आप लाइट पढ़े होंगे तो लाइट जो होता है वो रेज के फॉर्म में आता है, और कभी भी एक सिंगल रे को कैच करना पॉसिबल नहीं होता है, उसी तरीके से एक सिंगल NaCl जो है सेपरेट आउट कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, ये था हमारा डायपोल के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ डायपोल। इफेक्टिवनेस ऑफ डायपोल का मतलब क्या होता है कि दुनिया में जितने भी डायपोल होते हैं सबका इफेक्टिवनेस क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, कोई ज्यादा ताकत लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, कोई कम ताकत लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे NaCl का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, NaCl का हम लोग अगर एग्जांपल लेते हैं तो Na यहाँ है, Cl यहाँ है, Na में एक प्लस है, Cl में एक माइनस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। उसके कंपैरिजन में H2SO4 को देखो, जब ये टूटेंगे तो 2H प्लस और SO4 2 माइनस होंगे। तो यहाँ तो एक प्लस है एक माइनस है, लेकिन यहाँ तो दो प्लस है और दो माइनस है, तो डेफिनेटली NaCl के मुकाबले H2SO4 जो है वो क्या करेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक फिजिक्स में नई क्वांटिटी बता दी कि कौन सा पार्टिकल या कौन सा कंपाउंड कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। उसी के स्ट्रॉन्गनेस को हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नई क्वांटिटी पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डायपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, कौन सा डायपोल कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा डायपोल कितना वीक है, उसका मेजरमेंट हम लोग करना चाहते हैं, उसके इंटेंसिटी का, उसके मैग्नीट्यूड का। तो उसके लिए हमने नई क्वांटिटी पढ़नी है जिसका नाम है डायपोल मोमेंट। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो मैं ऑफिस से, देखो मैं जनरली जब पढ़ाता हूं ना, फेस टू फेस पढ़ाऊं चाहे रिकॉर्डेड में पढ़ाऊं, मेरा हमेशा ये क्या रहता है, मेरा ये ऐसा तरीका है कि जैसे मैं कोई चीज पढ़ाता हूं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूं ताकि आप उस पर फोकस करो। ठीक है, मान लो हमारे पास तीन डायपोल हैं, यहाँ है प्लस क्यू और यहाँ है माइनस क्यू। ठीक है, दूसरा डायपोल है, यहाँ है प्लस 3Q और यहाँ है माइनस 3Q। ठीक है, एक और डायपोल है C, यहाँ पर है प्लस 5Q और यहाँ पर है माइनस 5Q। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, माइनस 5Q, इन तीनों डायपोल में से सबसे ज्यादा ताकतवर डायपोल कौन सा है? तो आप बोलोगे, कौन सा बोलोगे? तीसरा वाला बोलोगे डेफिनेटली, और आंसर आपका सही होगा क्योंकि यहाँ 5 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव है। तो सबसे स्ट्रांग इसमें से कौन है? सी के बाद कौन है? बी, और सबसे कम कौन है यहाँ पर? ए जो है सबसे वीक जो है डायपोल है। ठीक है, तो इसी को हम लोग मेजर करना चाहते हैं कि कौन सा कंपाउंड कितना स्ट्रांग होता है, कौन सा कंपाउंड कितना वीक होता है। तो हमने एक नई क्वांटिटी बना दी डायपोल मोमेंट। अब मोमेंट वर्ड क्यों यूज किए? तो इसका आंसर आपको मैकेनिक्स में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग डायपोल मोमेंट का मेजरमेंट करते हैं ना, ये मान लो प्लस क्यू है और ये मान लो माइनस क्यू है, ये उसका सेंटर पॉइंट है ये। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर हम लोग डायपोल मोमेंट का मेजर करना चाहते हैं, तो डायपोल मोमेंट का मेजरमेंट कैसे करते हैं? चार्ज इनटू डिस्टेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज लेते हैं और उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, ये मान लो एक डायपोल यहाँ पर रखा हुआ है, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर डाला और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? बॉटम से टॉप की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है,
इन डायपोल की एक स्पेशलिटी और रहती है कि जैसे ही इनको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे ना, तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है पैरेलल होने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है और अगर आप डायपोल को ऐसा डाल रहे हो, तो ये डायपोल जो है घूम कर कैसा होना चाहेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है पैरेलल होना चाहेगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो डायपोल जो होता है इट फील्स एन टॉर्क। ठीक है, देखो यहाँ पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, और यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर की तरफ, तो ये प्लस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस चार्ज पर जो है फोर्स किधर लगता है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस वाले एंड पर जो है ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा F, और वो कितना होगा, Q इंटू ई। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पर एक फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। तो देखो सिस्टम तो एक ही है, और उस सिस्टम पर क्या हो रहे हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो जब एक सिस्टम पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं सेम मैग्नीट्यूड के, तो इसके कारण से क्या क्रिएट होता है, 11th में आपने पढ़ा होगा, कपल क्रिएट होता है, और कपल के कारण क्या क्रिएट होता है, टॉर्क क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब ये घूमना चाहता है, ये वाला एंड इधर घूमना चाहता है, ये वाला एंड इधर घूमना चाहता है, दोनों क्लॉकवाइज घूमना चाहते हैं, और दोनों घूमकर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा क्या करता है, डायपोल जो है एक टॉर्क का जो है एक्सपीरियंस करता है, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस या बिटवीन टू एंड्स, तो फोर्स बिटवीन दीज टू डिस्टेंस, ये होता है, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। तो जब भी हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ r का मल्टीप्लाई करते हैं ना, मतलब डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमेशा उसके साथ क्या वर्ड यूज हो जाता है, मोमेंट। जैसे आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा, या मोमेंट ऑफ मूवमेंट भी पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस करने से क्या क्रिएट होता है, मोमेंटम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो मोमेंट वर्ड कब यूज होता है, जब किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर आप उसके फलक्रम के डिस्टेंस को मेजर कर ले, उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, तो उस क्वांटिटी के नाम के साथ क्या क्रिएट लग जाता है, मोमेंट जो है लग जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करोगे, तो उसके साथ क्या आएगा, मोमेंट आएगा। और ये क्लास 11th का टॉपिक है। ठीक है, क्लास 11th में पढ़े होगे आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा, मोमेंट पढ़ा होगा, 3 रूल पढ़ा होगा, तो उसी के बेसिस पर ये सब चीजें जो है हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। आया समझ में? तो देखो डायपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, P से, और P एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों मोमेंट डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसके साथ डिस्टेंस है, और डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसीलिए डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो चार्ज, मतलब चार्ज देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है 1। अब दोनों चार्जेस को आपको नहीं लेना है, किसी एक चार्ज को लेना है, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों के दोनों सेम है। तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वन चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। बिटवीन देम ना, मतलब एक चार्ज से लेकर दूसरे चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ऐसा मत मान लेना कि यहां से लेकर डिस्टेंस नाप लेंगे। तो देखो एक चार्ज अगर लेते हैं, तो डायपोल मोमेंट P से रिप्रेजेंट करते हैं, एक चार्ज हमारा क्या हो गया, Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 2L। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, 2QL। तो बहुत लोग इसको क्या समझ लेते हैं कि दो चार्ज, एक यहाँ का चार्ज और एक यहाँ का चार्ज, तो दोनों को ऐड किया तो हमने क्या मिल गया, 2Q, और सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। क्योंकि मैंने शुरुआत में बता दिया था कि हमेशा डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं, ओरिजिन से नापते हैं, मतलब सेंटर से नापते हैं। लेकिन ये इस केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डायपोल मोमेंट के केस में एक होता है चार्ज और एक होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 2L है। तो ये 2 कहाँ का है, समझ में है, डिस्टेंस का है। ये 2 कहाँ का है, चार्ज का नहीं है, ये डिस्टेंस का है। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, तो अलोंग द लाइन होगा। ठीक है, एक और चीज याद रखना कि डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर में टॉप में लिखा हुआ है कि डायपोल डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, तो मान लो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है और मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का तो एक डायरेक्शन होगा। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस होता है, माइनस से प्लस होता है। क्यों होता है, तो उसका रेफरेंस हमने लिया हमारा नंबर लाइन। हमारे नंबर लाइन में हमेशा कहां से कहां जाता है, जीरो से हम लोग कहां जाते हैं, राइट की तरफ जाते हैं कि नहीं, 0 1 2 3, पॉजिटिव में हमेशा इधर जाते हैं।
तो इसीलिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि हमारा नंबर लाइन जो है माइनस से बढ़कर कहाँ जा रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है, इसीलिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस टू प्लस होगा। ठीक है, समझ में आया क्या? तो हमेशा याद रखना कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में रखना। और रीजन क्या है, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन जो है साइंटिस्ट लोगों ने नहीं बनाया, लेकिन हम लोग यह मानते हैं कि मैथमेटिक्स में नंबर लाइन जिस तरीके से ओरिजिन से राइट की तरफ पॉजिटिव होता है, उसीलिए यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, माइनस से प्लस होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव से प्लस की तरफ जाने की कोशिश करता है, और जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि P इज इक्वल टू 2qL था और L जिधर होगा उधर ही P होगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा डायपोल के बारे में डिटेल एनालिसिस। डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसका इफेक्टिवनेस मेजरमेंट करने का एक तरीका होता है, पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, ये यहाँ पर हमने समझ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से डेरिवेशन चैप्टर 1 का। आप लोग भी बोल रहे होंगे कि सर हम लोग थ्योरी पढ़ पढ़कर जो है क्या हो गए हैं, थक गए हैं, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता तो मजा आता। तो लो भाई, अब से थ्योरी खत्म, अब से मैथमेटिक्स चालू। अब बोलोगे सर कितना मैथमेटिक्स कराओगे, थोड़ा सा थ्योरी कराओ करके। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसा आपका सिलेबस ही है। ठीक है, और ऐसा है कि अभी सिर्फ 5 ही पार्ट हुए, ये 5वां पार्ट मैं बना रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है इसके बाद जो है कम से कम 4 पार्ट चैप्टर 1 के ही और मिले, और न्यूमेरिकल को काउंट करके जो है कम से कम 6-7 वीडियोस और आएंगे। ठीक है, तो अपना संयम बनाए रखना। वैसे भगवान ने आप लोगों को जो है सहने की बहुत क्षमता दी है। ठीक है, आप क्लास में जो है सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है क्या कर सकते हो, बैठ सकते हो। तो भगवान ने आपने इतना कैपेबिलिटी दिया है। ठीक है, तो 1 घंटा मेरा एक मतलब एवरेज जो होता है मेरा वीडियो का लेंथ 1 घंटे का होता है, तो 1 घंटा आप झेल सकते हो, मतलब समझ सकते हो। ठीक है, चलो वापिस आते हैं हम लोग एक्सियल पोजीशन पर। और ये मत सोचना कि छोटा छोटा क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहा है करके। भैया छोटे छोटे क्वेश्चन में नहीं हो, ये आप कहाँ पहुंच चुके हो, 12th क्लास में। और 12th क्लास जो होता है मैट्रिकुलेशन के बाद आता है। ठीक है, पहले जो है इसको बहुत बड़ा क्लास माना जाता था, जो क्लास 12 पढ़ लिया ना मतलब वो कॉलेज पढ़ लिया, ऐसा इसका जो है वैल्यू था। ठीक है, तो आप जो है छोटे क्लासेस में नहीं हो, और अपने माइंड को भी थोड़ा सा ब्रॉड करो। ठीक है, अभी तक जो है 11th में रट लेते थे, समझ लेते थे, डेरिवेशन पूछ लेते थे सर से कि कौन सा आएगा कौन सा पढ़ेंगे। अब ये भूल जाओ, बोर्ड में तुम्हारा चच्चा नहीं बैठा है कि हमारे चच्चा विधायक हैं तो हमको पास करा देंगे, कोई चच्चा विधायक नहीं है। ठीक है, वहां पर कॉपी चेक करने वाला तुम्हारा चेहरा तक नहीं जानता, तुम्हारा नाम तक नहीं जानता, उसके सामने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कॉपी रहेगा। तो तुम अपने कॉपी को कितना बेहतरीन सजा सकते हो, उसी हिसाब से तुमको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे ना, अगर मैं रियली बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर अच्छे से पढ़कर नहीं गए 12th के एग्जाम में, तो तुमको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन पेपर देखकर कि ये मैं तो अपने इस जिंदगी में या इस जन्म में ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ा हूं करके। ठीक है, दैट्स वाई मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको क्या कर सको, फेस कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सियल पोजिशन। अब ये एक्सियल पोजिशन क्या, देखो तो मैंने बताया था कि डायपोल जो होता है उसका नेट चार्ज 0 होने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ माइनस होता है, दूसरे साइड प्लस होता है, तो माइनस की तरफ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर खत्म होती हैं, और प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो एक डायपोल रखा हुआ है -q और यहाँ पर है +q। ठीक है, हम लोग 3 कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन जो होगा एक्सियल होगा, दूसरा कंडीशन इक्विटोरियल होगा, और तीसरा होगा जनरल कंडीशन। तो मान लो इस डायपोल के लाइन के आगे में ही कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, मान लो P या M, कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, P या फिर M। हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि ये जो डायपोल है अपने चारों तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। अगर यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो हम लोग पता करना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस जो है करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इसी के लाइन के आगे में मान लो एक पॉइंट है M, उस पर कितना पड़ेगा ये हम लोग पता करना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर ये जो पॉइंट है हमेशा एक्सिस में ही होगा, यहाँ ऊपर यहाँ नीचे दाएं बाएं नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल होगा, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे जनरल पोजीशन। लेकिन 2 स्टैंडर्ड पोजीशन हमने बना के रखा हुआ है, एक है इसी के एक्सिस के साथ और एक है इससे परपेंडिकुलर। ठीक है,
तो अगर हमारे पास एक्सिस वाला है तो हम लोग जनरल फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सिस वाला फॉर्मूला है, इसको फिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास एक और दूसरा फॉर्मूला है, दूसरे फॉर्मूले वाले अगर बेसिस पर क्वेश्चन आया दूसरा फॉर्मूला फिट कर देंगे, ठीक है। और अगर जनरल वाला आया तो जनरल वाले के तो हमारे पास फॉर्मूला है ही, और जनरल वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई सा भी फॉर्मूला, मतलब जनरल वाला जो फॉर्मूला होगा वो किसी भी पोजीशन पर चार्ज रखा हो उसके लिए सही होगा। मतलब इसको आप समझ सकते हो, जैसे नट बोल्ट को खोलने के लिए क्या होता है, अलग अलग, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पाना बोलते हैं, ठीक है, जो जिससे हम लोग खोलते हैं तो अलग अलग नंबर के पाना होता है, 10 नंबर का पाना 10 नंबर के बोल्ट को ही खोल सकता है, 12 नंबर का पाना 12 नंबर को ही खोल सकता है। और एक होता है जनरल स्क्रू होता है, जिसको हम लोग अपने हिसाब से बड़ा छोटा करके किसी भी नट के लिए क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर 10 नंबर के बोल्ट को खोलना है तो 10 ही नंबर के इसको पाना को ले जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर एक्सियल जगह पर कोई पॉइंट है तो हम लोग इसी का फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज कर देंगे, परपेंडिकुलर पर होगा तो उसको डायरेक्टली यूज कर देंगे, और अगर इसके अलावा कोई दूसरा होगा तो उसके लिए तो हमारे पास जनरल वाला है ही, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मान लो हमारे पास एक चार्ज है ए, इसका नाम है, मान लो ए मान लेते हैं, और इसका नाम है बी, और इसका नाम है ओ। ए पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, बी पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसके सेंटर ओ से जो है, देखो आप स्टेटमेंट लिखोगे, भले इस कॉपी में इसने डायरेक्टली जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, मतलब डेरिवेशन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। आप पहले लिखोगे लेट अस कंसीडर अ डायपोल ए बी हैविंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। उसके बाद लिखोगे एम इज द पॉइंट विच इज स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट लिखोगे कॉपी में, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करोगे। वापिस से बता दूं क्या, कि लेट अस कंसीडर अ डायपोल ए बी हैविंग चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। उसके बाद नीचे लिखोगे एम, कैपिटल एम इज द पॉइंट विच इज ए स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसका इफेक्ट भी इस पर पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ये याद करो, हम लोग पढ़े थे जब डेरिवेशन बना रहे थे, फॉर्मूला किए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डी का स्क्वायर, क्योंकि आर हमने यहाँ पर यूज किया है। और ये जो डिस्टेंस जो होता है ये कहां से कहां तक का होता है, जहां पर चार्ज होता है और जहां पर लोकेशन होता है उसके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन में, देखो प्लस क्यू से लेके एम तक का डिस्टेंस क्या है, बी एम। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी एम का स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर डायरेक्टली लिख दी है इसने, ठीक है। ये जो है एक स्टूडेंट की कॉपी है, मेरे स्टूडेंट थी पिछले साल, ठीक है, उसी की कॉपी है, तो उसने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, बी से लेके एम तक के डिस्टेंस का स्क्वायर, बी से लेके एम तक के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बी से लेके एम तक का डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, मेरे को थोड़ा सा बताओ तो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में बी एम स्क्वायर। बी से लेके एम तक का लेंथ आपको नापना है, और आपको पता क्या है, ओ से लेके एम तक का पता है, ठीक है, और ओ से लेके बी तक का पता है। तो क्या मैं इस बड़े लेंथ में, मतलब ओ से लेके एम तक के डिस्टेंस में अगर ओबी को माइनस कर दूं तो क्या मेरे को बीएम मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इस बड़े से लेंथ में से इतना को काट दो तो बी से लेके एम तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब आर में से किसको माइनस करना है, एल को। तो बीएम का फॉर्मूला क्या, बीएम का रिजल्ट क्या आएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर, जिसको यहाँ इसने डायरेक्टली लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर माइनस एल का स्क्वायर। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होगा। और यहाँ पर आर का डिस्टेंस आप कहां से कहां तक लोगे, कहां पर चार्ज है ए और कहां पर पॉइंट है एम, तो ए से लेके एम तक का डिस्टेंस आएगा। तो अगले वाले में यहाँ bm लिखे हो ना, यहाँ पर क्या लिख दोगे, नेक्स्ट वाले में am का स्क्वायर, जब नेगेटिव चार्ज के कारण कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हमको O से लेके M तक तो पता है कितना है R। अब R में अगर L जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा M मिलेगा कि नहीं,
तो r प्लस एल का स्क्वायर। तो 1 माइनस बाहर आ गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r प्लस एल का स्क्वायर। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। अब अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए प्लस के कारण भी और माइनस के कारण भी, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। प्लस जितना लगाएगा माइनस उतना लगाएगा, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों ऐड करेंगे, तो देखो पॉजिटिव वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इधर बना रहा है इस डायरेक्शन में, और क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो इधर से निकलकर एम को ऐसे दूर ढकेलने की कोशिश कर रही हैं। नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आकर खत्म होती हैं। मतलब दूर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा आ रहा होगा माइनस की तरफ, तो ये जा रहा है इधर और ये जा रहा है इधर, दोनों कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो दोनों अगर अपोजिट हैं और दोनों का नेट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों वेक्टर हैं। अब जब दोनों को ऐड करेंगे, देखो बीच में यहाँ पर तो ऑलरेडी माइनस आ चुका है, मतलब हम लोग इनडायरेक्टली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। भले ही हम लोग यहाँ पर प्लस यूज किए क्योंकि वेक्टर के कारण प्लस यूज किए हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहे हैं, इधर का मैग्नीट्यूड माइनस इधर का मैग्नीट्यूड हो रहा है। तो दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों में q है, दोनों से q बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर, ड्यू टू प्लस के कारण पहले लिखेंगे फिर माइनस के कारण लिखेंगे, तो माइनस का ये वाला माइनस तो अंदर ही रह गया, तो 1/r प्लस एल का स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखो मैं नीचे बता दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है। हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, देखो यहाँ साइड में E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ब्रैकेट में क्या है 1/r प्लस एल, सॉरी यहाँ है माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, फिर माइनस में 1/r प्लस एल का स्क्वायर। वापिस से डेरिवेशन रटने का हैबिट अगर है तो छोड़ दो, रटो नहीं, समझो। पहले प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, फिर माइनस के कारण निकाले और दोनों का वेक्टर सम कर दिए, ठीक है। अब देखो दोनों का एलसीएम कितना आएगा भैया, तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट लगाया हमने, दोनों तो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो r माइनस एल का स्क्वायर और इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। फिर ये r प्लस एल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पहुंच जाएगा, तो r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद देखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस लगा देता हूँ ब्रैकेट, a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो l का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2rl क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है, ठीक है। और अपॉन में इन दोनों में देखो a प्लस बी, a माइनस बी, और दोनों में सेम स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं। चलो इसके बाद यहां देखते हैं हम लोग क्या होगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, 2rl। अब ये देखो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब भी माइनस अंदर जाता है ब्रैकेट के, या माइनस जब भी बाहर आता है, हमेशा साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और 2rl, और नीचे में हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे वाले को तो कुछ नहीं कर सकते, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर गया, एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर गया, कितना हो गया 2rl, 2rl, मतलब टोटल कितने हो गए 4rl। तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4rl अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं ऐसा, ठीक है। चलो अब अगर यहां तक हो गया, तो अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां वापस आ जाते हैं, ठीक है। पहले यहां से हम लोग कहां गए, देखो अगर आप यहां से पहले इधर गए, फिर इधर से फिर यहां आकर सॉल्व कर रहे हैं। देखो अब Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है एक और बार मैं लिख लेता हूं यहाँ पर ब्रैकेट में, 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो ऊपर में जो 4 है, इसको मैं तोड़कर ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 2 गुणित 2 गुणित r गुणित l और
क्यू करके लिख सकता हूँ ऐसा, वही आएगा देखो 4QRL ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 4 RQL, और नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को, इस Q को और इस L को ले रहा हूँ, इनको एक अलग बक्से में लिख रहा हूँ। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ? क्योंकि इन तीनों को देखो ये जाने पहचाने हमारे रिश्तेदार हैं। कैसे रिश्तेदार हैं? इफेक्टिवनेस ऑफ डायपोल याद करो, ठीक है। 2QL क्या होता है? P, तो इसको हम लोग तीनों को एक साथ लिखेंगे और इन तीनों के जगह क्या लिख देंगे? P, तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर में क्या बचेगा 2R अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिख देना ये हमारा रिश्तेदार है P इज इक्वल टू 2QL करके, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये है हमारा किसके कारण? एक्सियल पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। एक्सियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो पॉइंट है M वो हमारे एक्सिस पर ही है। अब देखो एक स्पेशल कंडीशन हम लोग ले लेते हैं कि अगर R की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ी है L से, मतलब NaCl का मॉलिक्यूल का साइज कितना होता है 10 टू दी पावर -7 -8 -9, बहुत ज्यादा छोटा होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है। अब उसके कंपैरिजन में मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है मतलब O से लेके या दोनों डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा छोटा है, और ये जो R है बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा, यहाँ पर है मान लो ये पॉइंट। तो देखो ये इतना छोटा और ये इतना बड़ा। तो आपने 11th में एक और चीज पढ़ी होगी यूनिट नंबर 2 में, यूनिट एंड मेजरमेंट में, जब बहुत छोटी सी चीज का एडिशन किया जाता है या बहुत छोटी सी चीज का जो है सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत छोटी सी चीज का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या बहुत छोटी सी चीज का डिवीजन हो रहा है उस समय उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर तो प्लस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो नीचे में हो रहा है कि नहीं, माइनस हो रहा है कि नहीं, और ऐसे भी क्या है छोटी क्वांटिटी माइनस हो रही है साथ ही साथ उसका स्क्वायर और माइनस हो रहा है तो उसका स्क्वायर तो और छोटा आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं अपने फॉर्मूले से इस एल स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, उसको लें चाहे ना लें फर्क नहीं पड़ता। तो एक्सीएल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर अपॉन में एल तो गायब हो गया तो आर का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा r की पावर 4, तो एक r में से एक पावर कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r का क्यूब। ये हमारे लिए कौन सा फॉर्मूला आ गया? एक्सीएल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ई एक्सीएल इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब, ठीक है। समझ में आ गया? और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा? ये सब तो स्केलर है, 2 भी स्केलर r भी स्केलर, तो जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। एक्सीएल का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर डायपोल मोमेंट होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है होगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल डिप्लीट्स, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, डिप्लीट्स की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल डिप्लीट्स रेडियली एज कंपेयर टू द पॉइंट चार्ज। ये देखो इस सेंटेंस गलत लिखी हुई, मैं आपको बता देता हूँ कि देखो हमने एक पॉइंट चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है। E इज इक्वल टू याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन में r स्क्वायर। तो Q तो एक स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19 फिक्स होती है, इसकी भी वैल्यू पूरी फिक्स है। मतलब एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? 1/r स्क्वायर पर डिपेंड करता है। किसके कारण है? पॉइंट के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण देखो मतलब डायपोल के कारण देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, p भी कांस्टेंट, r क्यूब, मतलब डायपोल का एक्सियल पोजीशन के कारण ये एक्सियल है। एक्सियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड करता है? 1/r क्यूब पर डिपेंड करता है, जबकि पॉइंट वाला किस पर डिपेंड करता है? 1/r स्क्वायर पर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर डिस्टेंस को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, चाहे वो पॉइंट चार्ज का हो चाहे वो हमारा डायपोल के कारण ही क्यों ना हो, वो जो एम पॉइंट है उस एम पॉइंट को जब हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ऊपर में एम पॉइंट था ना जहां पर हमको कंसीडर करना था, तो जब डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जल्दी वीक होता जाएगा? ये मेरा क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा
पॉइंट चार्ज के कारण और डायपोल के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और जिस भी पॉइंट पर हमको मेजर करना है, अगर उस पॉइंट के डिस्टेंस को कंटिन्यूअसली बढ़ाएं, मतलब आर को कंटिन्यूअसली अगर बढ़ाते जाते हैं तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जल्दी डिक्रीज होगा। ठीक है, लेट से मान लो हमने डिस्टेंस को दोनों ही केस में पहले जितना था उससे हमने डबल कर दिया, डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, तो पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कमजोर हो जाएगा। देखो तो E अपॉन में आर स्क्वायर है, तो E ड्यू टू पॉइंट कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2r का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया है। तो अब E ड्यू टू P कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4r स्क्वायर, मतलब पहले के मुकाबले वो 4 गुना कम हो जाएगा। और वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल डायपोल के कारण कितना होगा, तो 1 अपॉन डबल कर दिए तो 2r का क्यूब, मतलब E एक्सियल कितना हो गया 1 अपॉन 8r का स्क्वायर। समझ में, 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो कितना किसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ जल्दी कमजोर होने लगता है, तो आंसर है डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जल्दी डिप्लीट होता है, इसी को इसने यहाँ पर लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसको सेंटेंस को पूरा कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, यहाँ पर आएगा डायपोल, ठीक, यहाँ पर आएगा डायपोल डिप्लीट्स रैपिडली एज कंपेयर टू पॉइंट चार्ज। समझ में आ गया, डिस्टेंस को डबल करने से पॉइंट चार्ज 1/4 हो जाता है, जबकि डायपोल 1/8 हो जाता है। 3 टाइम्स करोगे तो कितना होगा, ये 3 3 9 होगा और ये 27 टाइम्स कम हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम होता है, जबकि डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ने से बहुत तेजी से जो है घटने लगता है। ये दोनों में क्या है, रिलेशन है। समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, एक्सियल पोजीशन तक ही देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन और उसके बाद देखेंगे जनरल पोजीशन। अगर यहाँ तक के वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक मेरे से सेपरेटली कांटेक्ट करके जो है, मैसेज करके जो है मेरे से आप बात कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको या तो कॉल करके समझा दूंगा या मैसेज में जो है आपको समझा दूंगा, लेकिन डाउट नहीं रखना है, ठीक है। डाउट को जो है अपने दिमाग में नहीं रखना, जो भी डाउट आए जैसे भी टाइप का आए मेरे से क्लियर करना है। और एक चीज माइंड में रखना कि वी आर इन 12th क्लास एंड 12th क्लास इज अ बोर्ड क्लास, ठीक है। तो हमको कैसे पढ़ना है समझ में आ गया, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो अच्छे से, मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।